परम आदरणीय श्री नंद कुमार जी, प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक और भगवान की दया से प्रज्ञा के सबसे धनी व्यक्ति, जिन्होंने अपने प्रबोधन से इस सारी सभा में एक संघ का दृष्टिकोण और उसका वर्तमान में परिप्रेक्ष्य बहुत सुंदर तरीके से पेश किया। हम सब उससे गौरवान्वित हैं और इतने वरिष्ठ प्रचारक के बाद एक साधारण कार्यकर्ता संघ पर क्या कहेगा वो मैं कहने की दृष्टा नहीं करता, लेकिन यह जानते हुए कि यहाँ बहुत से लोग इस विषय पर बात करने आए हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि आज काशी जैसे पवित्र नगर शहर में मुझे आमंत्रित किया गया और इस महान शिक्षा के भवन में मुझे ये अवसर दिया जा रहा है कि मैं बिल्कुल समकालीन टॉपिक पर आरएसएस के 100 वर्ष और पंच परिवर्तन पर कुछ बात करूँ। शिक्षा से मेरा जुड़ाव बहुत समय से है और इसलिए हर बात को शिक्षा से जोड़ना मेरा स्वभाव बन चुका है। काशी में आते ही ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो काशी में सबसे पहले ही थी, शुरू से ही थी। इतना समन्वय है आपस में कल्चर का, शिक्षा का, संस्कृतियों का कि वो देखते ही बनता है। और जब इस कॉलेज में आता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं भी डीएवी कॉलेज में पढ़ा था, 7 साल डीएवी विद्यालय में पढ़ा और पहली बार यूनिवर्सिटी की परीक्षा डीएवी के छात्र के नाते दी और स्वर्ण पदक प्राप्त किया और तब से मेरा शिक्षा। आज आदरणीय नंद कुमार जी के साथ इस विद्यालय के अजीत जी, सौरभ, सिद्धार्थ सिंह जी, प्रिंसिपल मिश्री लाल जी और बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ हैं जिनके बीच मुझे बात करने का सौभाग्य मिला। सबका नाम मैं नहीं ले सकता, बहुतों को जानता हूँ, लेकिन मैं प्रोफेसर एच.के. सिंह का नाम जरूर लूँगा जिनके कारण मैं यहाँ आज इस सत्र में आया। प्यारे विद्यार्थियों और इस महान शिक्षा संस्थान के अध्यापकों, माननीय नंद कुमार जी ने कहा कि हर एनिवर्सरी एक आत्मनिरीक्षण का अवसर होता है, तो शताब्दी एक परम आत्मनिरीक्षण का अवसर होता है और इसी अवसर को लेकर पंच परिवर्तन का मेरे ख्याल से प्रारंभ हुआ। पंच परिवर्तन में ऐसा मूलभूत कुछ नहीं है जो संघ में शुरू से नहीं था, लेकिन ये सोचा गया कि एक जिसे हम कहते हैं एक कैप्सूल बना दिया जाए, एक समराइज कर दिया जाए संघ के सिद्धांतों को, जो आम व्यक्ति को आसानी से समझ आ सके, आसानी से जो लाइफ में उतारा जा सके। उसी को मैं पंच परिवर्तन की भाषा मानता हूँ। तो उन्होंने जब कहा आत्मनिरीक्षण और हम जब विश्व गुरु बनने जा रहे हैं तो एक विचार आता है कि जिस भी देश ने विश्व गुरु बनने की कोशिश की, जहाँ दुनिया में सबसे आगे जाने की कोशिश की, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक बिंदु ढूंढा जो उनके लिए ही था, बाकियों के लिए नहीं था। अमेरिका ने सोचा कि बहुत अच्छी सड़कें बना दी जाए तो विश्व के नेता बन जाएंगे। इंग्लैंड ने सोचा कि टेक्सटाइल्स के बल पर वो नेता बन जाएंगे। अरब कंट्रीज ने सोचा कि वो तेल के बल पर नेता बन जाएंगे। डेनमार्क ने सोचा कि वो मिल्क प्रोडक्ट के बल पर विश्व के नेता बन जाएंगे। तो भारत को यदि विश्व का नेता बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ है जिसके बल पर हम वो बन सकते हैं? तो वो है हमारा वैल्यू सिस्टम, आरएसएस के सिद्धांत, जिनके बल पर हम विश्व गुरु बन सकते हैं, अदरवाइज हम विश्व गुरु नहीं। जो हमारा वैल्यू सिस्टम था, मैं उसको आरएसएस के सिद्धांत
इसलिए ओवरलैप करता हूँ क्योंकि जैसा माननीय नंद कुमार जी ने भी कहा, भारत संघ से पहले भी था और ये हमारा वैल्यू सिस्टम पहले भी था। उसको सुनियोजित करने का काम डॉक्टर साहब ने, गुरु जी ने शुरू किया और आगे चलता जा रहा है और आज तक बहुत बखूबी चलता जा रहा है। तो पंच परिवर्तन की यदि बात, और ये मेरे ख्याल से पहला, मेरे ख्याल से फॉर्मल वर्कशॉप है जो पंच परिवर्तन पर एक फॉर्मल तरीके से हो रहा है। अदरवाइज संघ के प्लेटफॉर्म्स पर तो ये बात अब कई महीनों से बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक शिक्षा संस्थान में पंच परिवर्तन पर शिक्षा का शायद चलना अवसर है और इसलिए मैं थोड़ा सा समय आपकी इजाज़त से पंच परिवर्तन की जब बात करते हैं तो उसमें पांच बहुत बेसिक चीज़ें हैं। उसमें कोई, जैसे मैंने कहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक कहा सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी। अब कोई भी देश सोशल हार्मनी के बिना आगे बढ़ सकता है? आज हम विश्व में जो कुछ देख रहे हैं, अगर बिना नाम लिए भी बताऊं तो कोई एक पागल कहीं उठ के सारी दुनिया को हिला देता है, तो क्या वो सोशल हार्मनी है? क्या वो सामाजिक समरसता है? सामाजिक समरसता इस देश में सदा थी, बीच में कुछ गड़बड़ हुआ, उसको पुनर्जीवन करने के लिए संघ ने सिर्फ एक वो जिसे कहते हैं कि एक बूस्टर डोज दिया है कि वी वर ऑलवेज सोशली हार्मोनियस, वी हैव टू कम बैक टू दिस एंड मेक श्योर दैट सोशल हार्मनी इज इन आवर ब्लड्स ऑल द टाइम। भारत ने हमेशा ये दिखाया कि हम सोशल हार्मोनियस, यहाँ विविधताओं को रेस्पेक्ट देने का सदा से रिवाज रहा। हमने कभी ये नहीं कहा, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर थोड़ा हमने जितना तमिल की बात की, केरला की बात की करना, हमने कभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये नहीं कहा कि हिंदी सबको पढ़ना है। हमने सिर्फ ये कहा कि सारी भारतीय भाषाओं का आदर करो, इंग्लिश भी सीखो, लेकिन इंग्लिश अपने दिमाग में नहीं लाओ और दिमाग में भारतीय भाषाएं लाओ, इंग्लिश सीखो, कोई दिक्कत नहीं। उसका बहुत बड़ा कारण है, मैं एक सामाजिक साइकोलॉजिस्ट का रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, तो उसने बहुत साधारण तरीके से कहा कि मौलिक चिंतन कोई भी व्यक्ति उस भाषा में कर सकता है जिस भाषा में उसको स्वप्न आते हैं। अब सब शिक्षाविद जहाँ बैठे हैं वही हाथ खड़ा करे जिसको स्वप्न इंग्लिश में आता है। तो स्वप्न हमेशा अपनी भाषाओं में ही आते हैं और उसी भाषा में मौलिक काम हो सकता है। ये रिसर्च पेपर है, मैं नहीं कह रहा। तो यदि हमने क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात करनी है तो हमें उस भाषा पर जोर देना ही होगा जो हमारी रोज की भाषा है, वो तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब भारत सबकी इज्जत करता है। तो सोशल हार्मनी को थोड़ा अलग अलग रूपों में, मैं अभी देख रहा था थोड़ा लाइटर वेन में, मैं कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ और मैं कागज़ को यूज़ कर रहा हूँ और माननीय नंद कुमार जी जो बहुत सीनियर प्रचारक हैं आईपैड को यूज़ कर रहे थे। तो सोशल हार्मनी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, जो इस देश में सदा ही सब कुछ माना गया। विविधता को सामान्य रूप से मानना हमारा स्वभाव रहा और वही स्वभाव हमारा यूएसपी है जिससे हमने आगे बढ़ना है। दूसरा बिंदु पर्यावरण संरक्षण। ये बड़ी अजीब सी बात है कि भारत को पर्यावरण संरक्षण सीओपी सिखाएगा या फलानी टीटी सिखाएगी या फलानी टीटी सिखाएगी। हमारे तो पर्यावरण संरक्षण ब्लड में था। जिस देश में हर देवता का सवारी को भी पूजा गया, जिस देश में नदियों को शुरू से पूजा गया, पेड़ों को पूजा गया, उसमें पर्यावरण संरक्षण सिखाने को आएगा बाहर से। ये सोचने की बात है क्योंकि हमने अपने आप को भूला। मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे छोटे थे तो किसी भी नदी पे जाते थे तो माता पिता कहते थे कि नदी में पैर डालने से पहले थोड़ा सा पानी लेके मुंह धोना। तो पहले नदी के पानी से मुंह धोना, फिर नदी में पैर डालना नहाने के लिए। यदि ये आदत रहती तो क्या कोई भी व्यक्ति किसी नदी को गंदा कर सकता था?
सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने वो अपनी आदतें छोड़ी और ये सब हुआ, और आज हम इतना पैसा गंगा परियोजना, यमुना परियोजना सब पे लगा रहे हैं। तो यदि हमारा ये यूएसपी रहा होता पंच परिवर्तन, उस समय भी था, सिर्फ ये है कि इस भाषा में बताया नहीं गया, अवेयरनेस उतनी नहीं हुई, नेग्लेक्ट हुआ। ये चीज़ें हमारे लिए नई नहीं है, सिर्फ इनको पुनर्जन्म देने की बात है, जो हमारा सिद्धांत है। मैं जब साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में भारत ने मुझे ड्यूटी दी इसका अध्यक्ष बनने की, तो सबसे पहले मैंने वहाँ सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबिलिटी शुरू किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि न कि सिर्फ भारत को, बल्कि सारे 7 देश जो मिलकर इस विश्वविद्यालय को चला रहे हैं, उन सबको इसकी ज़रूरत है। और भारत को लीड करना हमारा अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, और उसमें हम आगे चलेंगे। तीसरी जो बिंदु इसका आई, स्वदेशी जीवन शैली। अगेन, जैसे मैंने कहा, जब तक कोई देश अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता, तब तक वो सारे दूसरों से रिस्पेक्ट अर्जित कर ले, ये कभी होता नहीं। सबसे पहले इसीलिए हमारे मैनेजमेंट थ्योरी में भी आज ये कहते हैं कि फर्स्टली लर्न टू चेंज योरसेल्फ। If you don't able to change yourself, you forget to change anything else. You cannot change the system unless you change yourself. I have been a student of system engineering. हमें हमेशा ये सिखाया गया, whole is more than the part of the sums. तो जब हम सब चीज़ों को आपस में एक इकट्ठे रूप से देखते हैं, तभी वो एक समग्र पिक्चर सामने आती है, तभी वो बात आगे बढ़ती है। अदरवाइज, जैसा कि एक वो स्टोरी में कहा गया कि 7 ब्लाइंड लोगों को एलिफेंट टच करने को दिया गया, तो सबसे पूछा कि क्या देखा। एक ने कहा बहुत बड़ी दीवार थी, एक ने कहा सांप था, एक ने कहा 2 बहुत बड़े बड़े हॉर्न थे, किसी ने ये नहीं कहा कि वो हाथी था। तो कह ही नहीं सकते थे, ब्लाइंड थे, जितना देखा उतना ही कहा। तो हमारे चाहे शिक्षा ने, चाहे समाज ने हमारे युवा को ब्लाइंड बना दिया था, हमारे शिक्षक वर्ग को ब्लाइंड बना दिया था। हम यदि सब्जेक्ट से भी बात करूं, साइंस का छात्र हूं, हम फिजिक्स देखते थे, केमिस्ट्री देखते थे, बायोलॉजी देखते थे, विज्ञान नहीं देखते थे। सब सोशल साइंसेस की बात करूं तो फिलोसफी देखते थे, सिविक्स देखते थे, इकोनॉमिक्स देखते थे, लेकिन सोसाइटी को नहीं देखते थे। तो उससे जो अपभ्रंश आए शिक्षा में, और उसकी वजह से हमारे युवा पीढ़ी में, उसको ठीक करने का ये एक अवसर है। क्योंकि किसी भी देश में यदि परिवर्तन, अचूक परिवर्तन होता है, मूलभूत परिवर्तन होता है, तो वो सिर्फ युवा पीढ़ी के माध्यम से होता है। और हमारी युवा पीढ़ी सारे विश्व से ज़्यादा सक्षम है, ये मैं सारे विश्व में भाषण देने के बाद कह सकता हूँ। लेकिन उसको, उसकी सक्षम ताकतों को बाहर निकालने की जिम्मेवारी जो शिक्षकों पे थी, उसमें हमने कमजोर दिया है, उसको हमें देना पड़ेगा। द हिडन पावर, वो जैसे कहते हैं कि हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का अंदाजा लगाने के लिए किसी और को जरूरत पड़ी थी। तो हमारे विद्यार्थियों की, छात्र छात्राओं की जो क्षमता है, उसको बाहर निकालने के लिए शिक्षा की जरूरत है, संघ जैसी संस्थाओं की जरूरत है, जो उनमें छिपी हुई शक्ति को प्रयोग में लाए, इस देश को उन्नत करे। मुझे हमेशा याद आता है माइकल एंजेलो, जो इस विश्व का बहुत बड़ा स्कल्पचर था, उसने एक बहुत सुंदर स्टैचू बनाया। तो उसका एक दोस्त कहता है, एंड माइकल, यू हैव मेड ए ब्यूटीफुल स्टैचू। तो माइकल का ये जवाब था, मैंने नहीं बनाया, ये तो पत्थर के अंदर भगवान ने बना के रखा था, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पत्थर था जो मैंने हटा दिया। जब मैंने एक्स्ट्रा पत्थर हटा दिया तो भगवान की बनी हुई मूर्ति सामने आ गई। यही हमारे छात्र छात्राओं की इच्छा है। उनके अंदर भगवान ने बहुत क्षमता दी, बहुत क्षमता दी है, उसको बाहर निकालने का काम जो थोड़ा सा धीरा पड़ा, उसको थोड़ा तेज करने की जरूरत है। और वो अपने स्वदेशी स्टाइल से ही होगा। वो अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ना, ये कोई नहीं कहता, लेकिन अंग्रेजी भाषा से अपने माइंड सेट को चेंज करना,
कॉलोनियल माइंडसेट बनाना, उसकी बात हो रही है, उसको हम अपोज कर रहे हैं। इंग्लिश भाषा को अपोज नहीं कर रहे। ये सूक्ष्म बात इंग्लिश के छात्रों को भी समझनी चाहिए, इंग्लिश के अध्यापकों को भी समझनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन माइंडसेट जब तक हमारा भारतीय नहीं होगा तब तक हम भारत के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। संयुक्त परिवार एक चौथा बिंदु है। आज सारा विश्व ये समझ रहा है कि संयुक्त परिवार का एक महत्व है। मैं कल बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में एक छोटी सी बात बता रहा था कि एक हस्बैंड वाइफ बैठे हैं सोफे पर, दोनों अपने अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और बीच में 1 साल का छोटा बच्चा बैठा है। वो रो रहा है, उसको सुनने का किसी के पास समय नहीं है क्योंकि अपने टारगेट है, प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो जब वो रोते रोते ज़्यादा है तो वाइफ को थोड़ा आता है तो वो एक सॉफ्टवेयर उठाती है, उसको थूम देती है कि बस इससे चुप हो जाए। तो वो बच्चा कहता है, आई डोंट नो वेदर आई वॉज बॉर्न और आई वॉज डाउनलोडेड। तो हमें IT इनेबल लोग चाहिए, AI अवेयर लोग चाहिए, डाउनलोडेड बच्चे अगली पीढ़ी के नहीं चाहिए। ये संयुक्त परिवार सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसा ना हो। और ये जो संयुक्त परिवार की परिकल्पना थी जिसको हमने छोड़ा, उसको हमें दोबारा लेना होगा। माता पिता और गुरु से ही बच्चा ज़्यादा सीखता है। आज यदि शिक्षा संस्थानों की बात भी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा 7 घंटा बच्चा अध्यापकों के पास रहता है, बाकी घर में रहता है। यदि माता पिता भी बच्चे को ठीक से एजुकेट नहीं कर पाते और यदि उनकी कोई समस्या है तो उसको यदि दादा दादी नाना नानी ही पूरा कर सकते हैं, यदि ये हमारे स्वभाव में आ जाए तो हम शायद बहुत आगे चले जाएंगे। और इस संयुक्त परिवार की पद्धति को और आगे बढ़ाना, मुझे याद है कैलकाटा में एक क्लब होता था क्रिकेट का, उसमें ये रूल होता था कि जो भी व्यक्ति रिटायर करे वो अपनी जगह अपने परिवार में से किसी को भी लगा सकता है। अब आज ये गलत बात मानी जाती है, लेकिन उससे जो संस्थाओं में एक आत्मबोध आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। तो संयुक्त परिवार हमारे यहाँ से एक मैनेजमेंट के अध्यापक ने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो संयुक्त परिवार को आगे इंडस्ट्री तक ले जाके उसने बनाया परिवार और वर्कर्स। तो उसको परिवार वर्कर्स को भी यदि हम परिवार के रूप में आगे लेके जाएंगे तो कैसे हमारा आगे बढ़ सकता है, इसको आगे कैसे ले जाना। इंडस्ट्री इज ए फैमिली, एजुकेशन इज ए फैमिली, इंस्टीट्यूशन इज ए फैमिली। I don't know, my university, those of you know, has been, I have always treated university as a family and I've seen the results, how it transforms, how it helps. So that संयुक्त परिवार जब हम कह रहे हैं इस पंच परिवर्तन के संदर्भ में, वो सिर्फ परिवार तक नहीं कह रहे, परिवार तो है ही एक यूनिट, लेकिन उसको अपने संस्थान के रूप में भी देखेंगे, उसको राष्ट्र के रूप में भी फाइनली देखेंगे। यदि हम राष्ट्र को भी एक परिवार मान लें तो वो समस्या ही नहीं है। तो वो समस्या ना रहे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब भी समस्याएं रहती हैं तो हमारी उन्नति में कहीं ना कहीं अवरोध आता है जिसको हमें रोकना होगा। एंड फाइनली नागरिक कर्तव्यों की बात, हम बहुत ज़्यादा राइट्स में घुस गए थे, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दिस दैट, अधिकारों पर ही ज़्यादा जोर था और कर्तव्यों को पीछे हट रहे थे, जिससे बात नहीं बनती, उसको भी आगे लाया गया। तो मेरे हिसाब से संघ ने इस शताब्दी वर्ष में जो पंच परिवर्तन का एक कैप्सूल दिया है, वो कैप्सूल मैं अगेन शिक्षा नीति इसमें ट्रांसलेट करूं तो जो हमारे शिक्षा नीति में कहा है, ग्लोबल सिटीजन रूटेड इन इंडियन सॉइल। तो पंच परिवर्तन वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम सिटीजन ग्लोबल बनाएंगे लेकिन वो रूटेड इन इंडियन सॉइल होगा। उसी को पंच परिवर्तन कार्यान्वित करता है। स्वामी विवेकानंद जी से कभी किसी ने पूछा था कि आइडियल हाइट किसी व्यक्ति की क्या होनी चाहिए,
तो उन्होंने कहा उसके हाथ आसमान को छू रहे हों और पैर जमीन पर टिके हों, वही एक आइडिया चाहिए। तो वो पंथ परिवर्तन आप कहिए, एजुकेशन पॉलिसी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कहिए, उन सबको मिला के कहिए, तभी हम शिक्षा के माध्यम से ही परिवर्तन कर पाएंगे, युवा के माध्यम से ही परिवर्तन कर पाएंगे। एक आर्टिकल लिखा कि हमें अपने युवाओं को, छात्र छात्राओं को टी शेप पर्सनैलिटी बनाना पड़ेगा, जिसका मतलब हम ब्रेड्थ ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स एंड डेप्थ ऑफ सम सब्जेक्ट्स वो करना पड़ेगा। सिर्फ ब्रेड्थ से बात नहीं बनेगी, सिर्फ डेप्थ से बात नहीं बनेगी। इन कुछ शब्दों के साथ समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया।